जब भी हम दिल्ली या एनसीआर की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है, ओवर पॉपुलेशन और पोल्यूशन, दिल्ली चोक्स। देश की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है, जिसकी हर साल कुछ एक जैसी वजह बताई जाती है। बढ़ते प्रदूषण के बीच हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं होती दिख रही हैं। It's the Hindu festival of light, Diwali. Fireworks echo across New Delhi, thickening the toxic smog. लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो बेहद सुंदर है और फिलहाल खतरे में है। अरावलीज। दिल्ली से गुजरात तक 750 किलोमीटर में फैले भारत के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस वो अरावली, जिसकी वजह से हम दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड रीजन एनसीआर में रहने के बाद भी जी पा रहे हैं। हम सभी हिमालय के बारे में जानते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें कभी अरावली के बारे में सुनने को नहीं मिलता, ना ही गवर्नमेंट से, ना ही मीडिया से। इवन दिल्ली में ही कितने लोग जानते हैं अरावली के बारे में कि अरावली क्या है, इसका दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन से क्या लेना देना है, और अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो हमें इसके बारे में सुनने को क्यों नहीं मिलता। अभी आधे से ज़्यादा लोग तो ये सुन के ही शॉक हो जाएंगे कि ये पहाड़, ये नेचर दिल्ली एनसीआर में है। इनिशियली मैं खुद नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने अरावली के बारे में जाना, इसकी सुंदरता, कंडीशन, इसकी इम्पोर्टेंस को समझा, तो मैं इसकी अवेयरनेस के लिए, अरावली के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन उनको ये नहीं ना चाहिए पहाड़ तोड़कर बिल्डिंग बनाना है, क्योंकि देखिए कोई लोग चाह नहीं रहे हैं कि इस प्रकृति बचे। कोई लोग सोच रहे हैं कि ये सब टूट के हर जगह बिल्डिंग बन जाए। लोगों को दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर लोगों को अगर दिखाया जाएगा तो ये बचा रहेगा, तो उन लोगों को नुकसान होगा जो इसको तोड़ने चाह रहे हैं, जिनको इसका तोड़ के अपना जेब भरने की जेब भरने के चक्कर में उनको नुकसान होगा, इसीलिए वो लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। कई शहर में देखें कि नकली पेड़ लगाया हुआ रहता है, नकली पेड़ लगाया हुआ रहता है पे कहीं पर जैसे बस स्टॉप पर या फिर हर जगह रोड पे छाया जैसा, छतरी जैसा बनाया रहता है। पेड़ उगाओ ना भाई, जो है उसी को नहीं बचा रहे हो, उसी को बचा नहीं रहे हो, असली को मार रहे हो, नकली दिखा रहे हो। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। हम यहाँ पर आए हैं कंपनी में काम करने, फिर इधर ही हमारा रूम है, तो इधर आते रहते हैं, तो अच्छा लगता है यहाँ पर आने में। तो मतलब आप रेगुलर आते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, समय मिलने पर आते हैं। इस जगह के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? शांति लगता है, एकदम मस्त, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, गांव जैसा थोड़ा लगता होगा ना? अपना मन महसूस होता है यहाँ पर। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि कहीं दूर दराज आए हैं। जो सुख मिलता है, मतलब मन की शांति महसूस होती है। एकदम मन की शांति होती है। और अभी ये माउंटेन टॉप में, अगर मंदिर में भी आते हो आप, ये मंदिर का ही इलाका है, मंदिर का पीछे का इलाका है, तो यहीं आते हो आप और दूसरी कोई जगह? अभी तो गए नहीं है, लेकिन अभी रहते जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे भी। अभी तो नए आए हैं। अच्छा, मतलब आप अभी आए हो कुछ टाइम पहले? हुआ 10 दिन। 10 दिन पहले? हाँ, 10 दिन हुआ। आप मतलब रहने वाले कहाँ के हो, कहाँ से आए हो? बिहार। बिहार से आप यहाँ आए हो? जी। पहली बार ही आए हो दिल्ली? हाँ, पहली बार आया। वाह। और दिल्ली में आपने सोचा था कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल ना सोचा था। हम सोचे थे कि जैसे सुना था कि दिल्ली में कि बहुत पोल्यूशन रहता है, तो शुरुआत में गाजियाबाद में जब एंटर करे ना, तब धुआं धकड़ ऐसा लगा ना, हमको फील होने लगा कि यार सच में बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है यार जन्नत जैसा लगता है। मतलब लगता नहीं होगा दिल्ली का इलाका है? हाँ, दिल्ली का। हाँ, जो सुने थे वैसा नहीं है। जो सुने थे कि पोल्यूशन रहता है, नहीं है, लेकिन अच्छा भी है इसमें। हाँ, बहुत अच्छा है। प्रकाश से मैं रैंडमली मिला जब मैं फर्स्ट टाइम अरावली को एक्सपीरियंस करने गया था, और जिस जगह मैं गया था वो मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन से कुछ 14 किलोमीटर दूर हसनपुर के पास है, जहाँ से लेपर्ड ट्रेल के लिए रास्ता शुरू होता है। और ऐसा कह सकते हैं कि वहीं से अरावली के पहाड़ शुरू हो जाते हैं। सो उसी हिल टॉप से अरावली रेंजेस का एक बहुत ही सुंदर पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है।
इस जगह में आने के बाद मैं थोड़ा सा एकदम शांत सा रहने का मन कर रहा है मेरा। बस मन कर रहा है कि थोड़ी देर मैं यहाँ बैठ जाऊँ और बस दूर वहाँ की सड़कों को और दूर ही जो सीनरी है उसको एंजॉय करूँ। यहाँ आने से पहले मुझे लगा नहीं था कि ये जगह इतनी सुंदर होगी। आखिर किसने सोचा था कि दिल्ली के अंदर भी हमें ऐसे पहाड़ और इतनी हरियाली देखने को मिल सकती है। प्रकाश से कुछ देर बात करके मुझे समझ आया कि उसे मौसम और क्लाइमेट चेंज के बारे में मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। पहाड़ों में पेड़ पौधे रहेंगे थोड़ी तब बारिश होगी, और ये पहाड़ों को ही तोड़ रहे हैं तो बारिश नहीं होगी। कहाँ से होगी? जब बादल रुकेंगे ही नहीं तो कहाँ से होंगे? आगे इस वजह से यहाँ हवा जो आती है रुक जाती हवा है। भी आती है, जो गर्म मौसम भी होता है ना वो रुक जाती है, लेकिन लोग सोचते नहीं है ना। भले ही हम अलग अलग रीज़न से यहाँ आए थे, पर हम दोनों के लिए ही ये एक बहुत ही अनरियल सा एक्सपीरियंस था। अगर अकेला रहना चाहता है, जैसे कि नहीं होता है शांति, दिन भर के थकान से एकदम, क्योंकि देखिए दिन भर हर भी कोई दो पैसे के चक्कर कमाने के लिए अपना घर बार छोड़ के आता है, तो इसलिए छोड़ के आता है, टेंशन में रहता है। लेकिन यहाँ पर आने पर सुकून जैसा महसूस होता है, अच्छा लगता है, अच्छा सुकून लगता मिलता है। अच्छा लगता है। जो एकदम- देखिए जैसे जो होता है कि लोग बोलते हैं ना कि अपने आप से जब मिलना होगा ना तो अकेले में मिलना, तो वो नेचर दिखाती है। अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस में अरावली को देखने के बाद मैं इसके बारे में और जानना चाहता था, समझना चाहता था कि जब इतनी सुंदर अरावली है, हरियाली है, पहाड़ हैं, तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या है। अपने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए मैं गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ एनजीओज में विजिट करता हूँ। देखो यहाँ ना दिल्ली एनसीआर क्या है कि सबसे बड़ा पैसे का हब है, रियल एस्टेट हब है ये। तो यहाँ आपको सब कुछ पता है कि यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो रही है, यहाँ पेड़ खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे लाइफ बची नहीं है, यहाँ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि आप मतलब यहाँ पे पार्क में नहीं घूम सकते ढंग से, क्योंकि यहाँ रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा पैसा देती है नेता नगरी को। ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं यहाँ पे कोई भी धंधा करो, वो पॉपुलेशन उतनी बढ़ गई है कि वो धंधा चल निकलता है। तो उन सब की आड़ में हम जो नेचुरल जो कंडीशन है, हमारी एनवायरमेंटल जो कंडीशन है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक खतरनाक गेम होगा। और लोग ये समझते हैं कि हमारे 10-20 साल कट जाएंगे, बाकी जनता जाए बाढ़ में। यही डीएलएफ ने सोचा, यही यूनिटेक ने सोचा, यही यहाँ के आईएएस आईपीएस सोचते हैं, यही यहाँ के नेता सोचते हैं कि हमारा अपना टाइम पास हो जाए, बाकी अगला वाला देखेगा। अरावली जो है वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो दिल्ली से लेके और गुजरात तक है, मतलब दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान पूरा पार करते हुए गुजरात तक जाता है। तकरीबन 700 किलोमीटर है, 650-700 किलोमीटर का एक रेंज है पूरा। और ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ है। और उसकी अहमियत हमारी लाइफ में ये, पूरे उत्तर भारत में ये इम्पोर्टेंस है कि अगर अरावलीज यहाँ नहीं होती तो शायद आज दिल्ली एनसीआर भी नहीं होता। जो मजे हम दिल्ली एनसीआर में रहने के ले रहे हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ अरावली। हमारे 50-60 किलोमीटर दूर अलवर पड़ जाता है। तो अगर आंधी, धूल भरी आंधियां जैसे राजस्थान में चलती है, रेगिस्तान में चलती हैं, अलवर में चलती है, लेकिन यहाँ वो नहीं आती। क्यों नहीं आती है? बिकॉज वो वहाँ पे एक नेचुरल बैरियर बन जाता है और जो धूल भरी आंधी है वो अरावली को फिल्टर कर देती है। तो जो गर्म हवाएं आ रही हैं, जो धूल भरी आंधी आ रही है, वो अरावली के जो पहाड़ है उनमें रुक जाते हैं, उनके जो पेड़ पौधे हैं उनको वो रोक लेते हैं। और हमारे पास तक जो दिल्ली एनसीआर में जो आती है वो साफ हवा, एक थोड़ी ठंडी, एक मतलब मॉडरेट सा एक नेचर रहता है, हाँ, एनवायरमेंट रहता है। मैं जैसे मैंने बताया, मैं पाली गांव से। पाली गांव एक घाटी का एरिया है, मतलब दोनों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है और आधा सा गांव बिल्कुल पहाड़ की जड़ में रह रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि 1992 में एमसी मेहता जी का एक केस था जिसमें बदरपुर और ये जो लाल कुआ, प्रहलादपुर है, यहाँ से सारे क्रशर्स उठा के और हमारे सर पे रख दिए गए। मतलब पाली के बिल्कुल ऊपर पहाड़ पे बना दिया गया। वहाँ दिखाया कुछ और गया कि यहाँ पे बहुत अच्छी एक उद्योग जगत बनेगा, यहाँ पे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोग अमीर हो जाएंगे, लोगों को सपने दिखाए गए। और सपने के चक्कर में वहाँ सारी जो दिल्ली का जो गंदगी था, जो स्टोन क्रशिंग जोन था,
एशिया का सबसे बड़ा क्रैशर जोन जो है वो हमारे गांव में हमारे सर पे ऊपर रख दिया गया। अब उसका जो धूल है, जो मिट्टी है, जो पॉल्यूटेंट्स है, वो सब हम झेल रहे हैं, वो हम खा रहे हैं। हमें भी जब होश आया, जब हमने कॉलेज पास आउट किया, तो भी हमें भी समझ में आया कि यहाँ पर कपड़ा सुखाने जाते हैं बाहर और थोड़ी बहुत देर में देखते हैं वो सूखने की बजाय उसमें धूल आ जाती है। और ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम क्रैशर्स पे बस रहे हैं। मैं क्रैशर से करीबन 4-4.5 किलोमीटर दूर रहता हूँ, जो मेरा घर है। वहां भी धूल इतनी है कि आप रात को अगर सो जाओ तो सुबह आपको ऐसे झाड़ना पड़ेगा और रेत निकलता है। लोगों के बीपी हाई रहते हैं, लोगों को दमा बहुत ज्यादा रहता है, लोग एग्रेशन में रहते हैं, पौधे सूख गए हैं, जानवर नहीं है वहाँ पे, हॉर्टिकल्चर खत्म हो गया, बिल्कुल फसल तो है ही नहीं, पानी खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ आप ये जो देखते हैं ना, पत्ते, घास फूस, पेड़ पौधे, वो सब नहीं होते वहाँ, नॉर्मल नहीं होते। आप जैसे फूल होते हैं शहर में हो जाते हैं, हमारे गांव में फूल नहीं होते। आप देखेंगे हमारे गांव में मतलब एट ए टाइम 10-20-50 लोग तो कैंसर के पेशेंट रहते हैं। दमा, अस्थमा, सिलिकोसिस और ये सब दुनिया भर की बीमारियां वहाँ पे हैं। तो इस सब को देखते हुए हम लोगों ने ये सेव अरावली का गठन किया। 2015 में हमने रजिस्टर कराई 31 जुलाई को संस्था, और मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को कनेक्ट किया जाए, जिससे कि एक पब्लिक मूवमेंट बने और सब लोगों को जागृति आए। तो हम यही चाहते हैं कि लोग सुरक्षित रहें, लोग अपनी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसकी ओर भी फोकस रहे। तो इस वजह से हमने इसका गठन किया और आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम काम नहीं कर रहे, हमारे साथी काम कर रहे हैं हमसे ज़्यादा। मतलब मैं खासतौर पर ये सोचता हूँ कि मैंने एज एन इंडिविजुअल तो बहुत ही कम काम किया जितना बाकी लोग काम कर रहे हैं। इतना काम करते हैं वो लोग, दिन रात लगे रहते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट है कि हमने जिस तरह से हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि भाई हम लोग संस्था बनाएं या एनजीओ चलाएं, हमारे और अपने काम धंधे हैं, लेकिन ये जो सेव अरावली का जो गठन है वो तो हमारे यहाँ पे क्या है, सरकारी जो डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है और पॉलिटिकल लॉबी है, वो मेरे हिसाब से वो मतलब सनकी लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं। सनक उनमें ऐसी है कि केवल पैसा पैसा पैसा, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से, सिटीजन से, देश से, धरती से कोई लेना देना नहीं। मैंने मतलब मुझे तो आज तक कोई यहाँ पे कोई डीसी, IAS, IPS को दिखाई नहीं थे जो वास्तव में इस जिले के संरक्षण के लिए या उद्धार के लिए कोई काम करता हो। अपनी पीढ़ी के बारे में कोई नहीं सोच रहा, वो सब पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर ये लूट मची हुई है, और ये लूट का एहसास तब होता है जब आप हरियाणा घूम के आओ। वहाँ पे जींद, हिसार, रोहतक, वहाँ के जो लोग हैं ना, जो यहाँ बदली करवाते हैं ना, अपनी पोस्टिंग करवाते हैं, पुलिस वाले को कोई देख लो 3-3, 4-4 लाख रुपए देके फरीदाबाद, गुड़गांव में पोस्टिंग कराते हैं। उनका मकसद यही होता है कि बस 2-4 साल फरीदाबाद में, गुड़गांव में रह लो, वहाँ से पैसे कूट लाओ एक बार, और फिर अपना जिंदगी आराम से कटेगी। तो ये एक मकसद रहता है यहाँ फरीदाबाद और दिल्ली NCR में खासतौर पर किसी भी ऑफिसर का, और उसी की वजह से वो सारी बदतमीजियों की जो हद है वो पूरी कर देते हैं। तो वो बदतमीजी जो अभी जो हो रही है वो गार्बेज की है। पूरे शहर का कचरा इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें पत्थर, कंकड़, मलबा मिलाते हैं, उसका वेट 10 टाइम्स करते हैं और उसको अरावलीज में फेंक आते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी है इसकी। नहीं, पैसे कमाते हैं उसको। गवर्नमेंट रूल बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स, वो ये कहते हैं कि जितना भी कचरा घर से आ रहा है उस कचरे को आप तुरंत ही सेम डे पे सेग्रीगेशन कर दो, सोर्स लेवल पे। मतलब मेरे घर से जो कचरा जा रहा है उसको तुरंत अलग लेके जाओ आप, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। और ये भी जो ना नगर निगम के, ये भी वही गाना गाते हैं सुबह सुबह, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। तो हमें तो गाना सुनाते हैं गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, यही मिला देते हैं हमारे सामने। हम गीला कचरा अलग डाल देंगे, सूखा कचरा अलग लेके जाएंगे, सुबह 2 टब जाएंगे, ठीक है, 2 बॉक्स जाएंगे, और वो उनका ट्रक एक ही है। तो आप बन लो समझदार, क्या बन रहे हैं। मतलब आप सिटीजन्स पे दोष लगाते रहते हैं कि लोग बदतमीज है, लोग नहीं काम करते हैं। हम तो भाई 2 है ना, आप समझ रहे। तो हम कितना भी समझदार बन ले, वो गीला कचरा, सूखा कचरा एक ही ट्रक में डलना उनका, और फिर उसको भी उठा के वो उसको वेट करते हैं, मतलब वजन करते हैं उसका, और 6 रुपए किलो, 7 रुपए किलो इनको कुछ पैसा मिलना होता है। हरियाणा के जो बाईलॉज है वो ये बोलते हैं कि आपको साफ नहीं करना है, कचरा प्रोसेस नहीं करना है, आपको वेट जितना भी आप उठा के ला रहे हो उस वेट के हिसाब से आपको पैसा मिल जाए। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट की नमक हरामी है पूरे देश के साथ, संसार के साथ, धरती माता के साथ, कि आप अपना पैसा कैसे कमाओ, इसमें से सरकारी फंड कैसे यूटिलाइज करो,
वो उनको पता है और उसको कुछ नहीं पता। और ये वो किलो के हिसाब से तोलते हैं उनको। 300-400 ट्रक लगे हुए हैं फरीदाबाद और गुड़गांव में, और करोड़ों अरबों रुपए का बिल बनता है। सरकारी जो फंड है उससे उसको ट्रक वालों में बांटा जाता है कि आपका काम ये है कि आप बस ये उठाओ, इसको डबल ट्रिपल करो, वजन बढ़ाओ और बंधवाड़ी में फेंक के आना। किसने किया? आज तक नहीं किया। एक ग्राम वहां पर रिसाइकलिंग नहीं होती। तो ये हमारे सरकारी जो डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल जो लॉबी है, उनकी बदतमीजी है ये। इसी की वजह से यहाँ जो जंगल है वो खत्म हो रहा है, इसी की वजह से यहाँ पानी खत्म हो रहा है, इसी की वजह से हम पॉल्यूशन चिल्ला रहे हैं। अभी सारा जो पहाड़ है, हमारी ये कंप्लेंट चली आ रही है सब जगह, हमने मिनिस्ट्रीज तक को खंगाला है, कोर्ट में भी हम गए हुए हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है कि अभी जो कचरा है अरावली बंधवाड़ी का जो पहाड़ है, इसको सारे अरावली में, सारे जंगल में फैला दिया गया है। और वो तो 500 1000 साल तक रहेगा वहाँ पे, वो गलने वाला नहीं है, प्लास्टिक नहीं गलने वाला है। और उसकी वजह से वहाँ के नाले खराब हो गए, वहाँ की जो पानी खराब हो गया, उसी पानी को हम पियेंगे, उसी पानी से जानवर मारे जाएंगे, उसी पानी की वजह से यहाँ पे जंगल बर्बाद होगा। सो हमारा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये सरकारी डिपार्टमेंट अरावलीज के साथ बदतमीजियां करना बंद करे।